नमस्कार बच्चों। पिछले क्लास में हमने व्याकरण क्या है, भाषा में व्याकरण की क्या आवश्यकता है, इन सब बातों पर चर्चा की थी। तो आपको ये सब याद है। इसी भरोसे के साथ फिलहाल हम शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। तो शब्द विचार की परिभाषा क्या है? शब्द विचार हिंदी व्याकरण का वह विभाग है जिसमें शब्दों की उत्पत्ति, प्रकार, रूपांतर आदि का अध्ययन विश्लेषण किया जाता है। तो शब्द विचार की ओर जाने के पहले हमें शब्द की परिभाषा जानना जरूरी है। तो शब्द क्या है? एक या एक से अधिक अक्षरों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं, अथवा वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह समूह जो है शब्द कहलाता है। जैसे आ, जा, राम, लड़का, लड़की आदि। यहाँ लड़का जो शब्द है, इसमें हम ला के स्थान पर ला ही रखना चाहिए। वहाँ ला का ड ऐसा आए तो उसका अर्थ नहीं होता। तो इस प्रकार जब वर्णों का जो योग होता है उसमें सार्थकता होनी चाहिए, तभी वह शब्द बनता है। तो आपके मन में यह विचार या प्रश्न जरूर आया हुआ होगा कि शब्द क्या है? शब्द वर्णों से बना है ना? एक से अधिक वर्णों से बना है। तो ये वर्ण क्या है, यह भी एक प्रश्न है। तो वर्ण मतलब मुंह से हम जब बोलते हैं तो वो ध्वनि होते हैं, और ध्वनि का जो लिखित रूप है वर्ण। इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। आगे देखिए शब्द विचार का वर्गीकरण। तो हम सीधे शब्द विचार की ओर जा रहे हैं। शब्द विचार से मतलब है शब्दों के संबंध में अध्ययन विश्लेषण, है ना? तो यहाँ हिंदी के शब्दों का जो वर्गीकरण है वो मुख्यतः 4 आधारों पर किया गया है। पहला आधार है अर्थ के अनुसार, दूसरा है बनावट या रचना के आधार पर, और तीसरा है शब्द स्रोत के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो हम इन सबको एक एक करके आगे पढ़ेंगे। तो पहला आधार अर्थ के अनुसार है। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद किया गया है। तो कहीं टेक्स्ट में आपको मिलेगा अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि निरर्थक शब्द को हम शब्द ही नहीं, शब्द की कोटि में ही नहीं लेते, फिर उसकी चर्चा यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक तरह से शब्द के अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। और इन तीनों को हमें और गहराई से समझना है। तो वाचक से क्या मतलब है? वाचक शब्द जिनका एक मुख्य अर्थ होता है, जो सुगमता से समझ में आता है, वही वाचक शब्द है। तो वो सीधा अर्थ ही है। गुलाब, आदमी, किताब आदि कहते समय हमारे मन में उसका मुख्य अर्थ क्या है, यह बहुत ही सरलता से समझ में आता है। यही वाचक शब्द है। और देखिए दूसरा लाक्षणिक शब्द। तो लाक्षणिकता उसमें जरूर, यानी कि एक लक्ष्यार्थ उसमें जरूर होती है ना? तो वे शब्द जिनसे रूढ़ि के कारण या किसी प्रयोजन के लिए मुख्य अर्थ से संबंध किसी अन्य अर्थ का बोध हम जब कराते हैं, तो उन्हें हम लाक्षणिक शब्द कहते हैं। तो उसमें एक लक्ष्यार्थ जरूर होता है। जैसे वह गधा है, तो उदाहरण के लिए वह गधा है कहते समय इस वाक्य में गधे की जो मूर्खता है, जैसे कि हम इन उल्लुओं से कुछ कहने से भी कोई फायदा नहीं, ऐसा कहते हैं ना, तो वहाँ उल्लू जो है उसी प्रकार यहाँ गधा। तो गधे की जो मूर्खता का आरोप यहाँ किया गया है। तो मूर्खता गधा के लिए गधे का एक लक्षण है, इसलिए वह लाक्षणिक शब्द है।
और देखिए अर्थ के आधार पर तीसरा जो भेद है व्यंजक, तो व्यंग्यार्थ उसमें होता है ना, व्यंजक। तो व्यंजक वे शब्द हैं जिनका ना तो मुख्य अर्थ लिया जाता है और ना लाक्षणिक, बल्कि जिनसे कोई गूढ़ या सांगीतिक अर्थ प्राप्त होता है। तो उदाहरण जब मैं बताऊंगी तो और भी समझ में आएगा आपको। उदाहरण के लिए यदि कुरुक्षेत्र, तो युद्ध है ना, कुरुक्षेत्र युद्ध से भाग कर आए हुए एक व्यक्ति को देखकर कहा जाए कि तुम बड़े बहादुर हो, तो यहाँ पर बहादुर शब्द उस व्यक्ति की कायरता की व्यंजना करता है। क्योंकि वो व्यक्ति डरपोक है, इसलिए उसे बहादुर कहकर एक व्यंग्य अर्थ को वहाँ सूचित करने का प्रयास किया है, इसलिए इसमें व्यंजक शब्द है। ये रहा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो इन्हें एक एक करके हमें देखना है इन्हें। तो पहला है रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाए तो वे निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को ही हम रूढ़ कर सकते हैं। यानी कि उदाहरण के लिए जल, कल, कान आदि। जल में जा, ला दोनों अलग अलग करके हम देखें तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। दोनों के योग से ही वहाँ एक सार्थक शब्द निकलता है ना। और जिनका हम सार्थक खंडन नहीं किया जा सकता, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला प्रकार है यौगिक शब्द। तो ये पहले वाले का उल्टा है ना। ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी कि इसमें से एक एक शब्द का अर्थ जरूर होता है। 2 ऐसे सार्थक शब्द के मेल से ही यौगिक शब्द बनते हैं, इसलिए उसका सार्थक खंड हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वदेश, स्व प्लस देश, स्व मतलब अपना, अपना देश। देवालय, देव प्लस आलय। कुपुत्र, कु प्लस पुत्र, कुपुत्र सुपुत्र नहीं है, कुपुत्र। और फिर पाठशाला, पाठ प्लस शाला, जहाँ अध्ययन होता है वह उसको ही हम पाठशाला कहते हैं। और रचना या बनावट के आधार पर शब्द के अंतिम जो भेद हैं योग रूढ़। तो योग रूढ़ ऐसे शब्द हैं जो किन्हीं 2 शब्द के योग से तो बने हैं, तो वो स्वयं वह क्या बन जाते हैं? यौगिक, है ना। लेकिन अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। तो यौगिक शब्द होने पर भी वह सामान्य अर्थ को छोड़कर एक तीसरे अर्थ का द्योतक होता है। ऐसे शब्द को हम योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए दशानन, यानी कि 10 मुख वाला अर्थात रावण। तो दशानन सुनते ही हमारे मन में वो अर्थ निकलता है रावण। पंकज, पंकज कहाँ उत्पन्न होता है? कीचड़ में, इसलिए तो उसे पंकज कहा जाता है। तो पंकज मतलब कमल। और मुरलीधर, तो जिसके हाथ में हमेशा मुरली होते हैं ना, मुरली धारण करने वाले को हम मुरलीधर कहते हैं, और कोई नहीं, श्री कृष्ण। आइए देखते हैं स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। स्रोत के आधार पर शब्द के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो एक एक करके हम देखेंगे। तत्सम शब्द, तत्सम यानी कि तत् प्लस सम। तत् माने उसके, सम समान, यानी कि उसके समान। उसके समान मतलब यहाँ तत्सम ये शब्द जो है संस्कृत के शब्द है,
संस्कृत भाषा में ही इस शब्द की उत्पत्ति हुई है और वे हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त हुए हैं बिना कोई परिवर्तन के, इसलिए ही हम उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो उदाहरण के लिए पुष्प, हस्त, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु, माता, विद्या, नदी, अग्नि आदि। तो हिंदी जो है एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है। हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द संस्कृत से आए हुए हैं, अलग अलग भाषाओं से आए हुए हैं। तो इसलिए यहाँ हमें ये ज़रूर पता चलेगा, बहुत सारे उदाहरण शोध के आधार पर हम लेते हैं तब तो हमें समझ में ज़रूर आएगा। तो दूसरा है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द वे हैं जिनकी उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा से हुई है, लेकिन वो रूप बदल कर हिंदी में आए हुए हैं। ऐसे शब्द ही तद्भव शब्द कहलाएंगे। उदाहरण के लिए दुग्ध, जिसका हम दूध शब्द हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। अग्नि, आग, है ना। कार्य यानी कि काम, क्षेत्र यानी कि खेत, हस्त या हाथ, अक्षी, आंख। तो इस प्रकार के उदाहरण, बहुत से उदाहरण हमें मिलेंगे। और आगे देखिए देशज शब्द। तो ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आए हुए हैं, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। यानी कि जिनकी उत्पत्ति का कोई पता ही नहीं चलता, तो वो बोलचाल के शब्द होते हैं और बार बार प्रयुक्त होकर प्रचलन में आने वाले शब्द हैं, जैसे कि पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी, थैला, गाड़ी, समोसा, चमचम, लड्डू, खटखटाना, खिचड़ी आदि जो शब्द हैं यहाँ जो दिए गए हैं, ये जो है स्थानीय बोलियों में से क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर, आवश्यकता के अनुसार हिंदी में प्रचलित होने वाले शब्द हैं। तो खटखटाना जो शब्द है ना, तो ये तो प्रचलित है, बार बार प्रचलित, इसका कोई निश्चित अर्थ तो नहीं है, लेकिन ये प्रचलन में आए हुए और उसका अर्थ उसी रूप में हमारे मन में निकलता है, लेकिन नॉकिंग द डोर, इस प्रकार। तो ऐसे शब्द ही देश शब्द होते हैं। और इसमें अंतिम है विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द ऐसे शब्द है, नाम से ही स्पष्ट है ना, देशी, देशज, विदेशी, विदेशी शब्द है ना, विदेश से जो आए हुए हैं। मैंने पहले कहा हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अन्य भाषा से लिया गया है। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे शब्द हमें एक एक करके देखना है, जो विदेशी जातियों से हमारे यहाँ बढ़ते मिलन के कारण बहुत से शब्द आए हुए हैं। तो उसमें से उर्दू आते हैं, अरबी है, फारसी के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द है, पुर्तगाली है, तुर्की है, फ्रांसीसी है, ग्रीक है। इस प्रकार बहुत सारे ऐसी भाषाओं से अनेक शब्द हिंदी में आए हुए हैं। तो कुछ उदाहरण तो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। उदाहरण के लिए अंग्रेजी से इंजीनियर, कॉलेज, प्रिंसिपल, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल आदि शब्द है ना। इससे भी ज़्यादा शब्द हम प्रयुक्त करते हैं। फारसी से जिन्हें बाजार है, अफसोस, अनार, चश्मा, ज़मींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ़, रूमाल, आदमी, चुगलखोर आदि शब्द। फिर अरबी से जो शब्द हैं आए हुए हैं अखबार, अदालत, इम्तिहान, औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फ़कीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीबी, इस प्रकार गरीब, ऐसे शब्द आए हुए हैं। तुर्की से बीबी, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दारोगा, बहादुर, ऐसे शब्द आए हैं। फिर पुर्तगाली से अचार, अलमारी, बोतल, बिस्कुट, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, काफ़ी और कमीज, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द आए हुए हैं। और फ्रांसीसी से
पुलिस, कार्टून, कर्फ्यू, बिगुल ऐसे शब्द भी हिंदी में आए हुए हैं। यूनानी से टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा ऐसे भी शब्द आए हुए हैं। तो ऐसे देखिए तो विदेशी शब्द बहुत सारे हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। और आगे हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के मुख्यतः दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द से क्या तात्पर्य है? विकारी शब्द वे हैं जिनके रूप में लिंग, वजन, कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं, यानी कि विकार, उसमें विकार का अर्थ है परिवर्तन या बदलाव। तो ऐसे शब्दों को ही हम विकारी शब्द कहते हैं। तो देखते हैं एक एक उदाहरण। लिंग के कारण बच्चा पढ़ता है ऐसा हम कहते हैं ना, तो लिंग के कारण अर्थ बदलता है और उसका प्रयोग किस प्रकार हुआ है। बच्चे के स्थान पर बच्ची हम रखेंगे तो बच्ची पढ़ती है ना। फिर वजन के कारण बच्चा सोता है, तो एक से अधिक है ना होने पर बच्चे सोते हैं, ऐसा परिवर्तन हुआ। फिर कारक को लेते हैं तो बच्चा सोता है, उसका किस प्रकार परिवर्तन हो गया, बच्चे को सोने दो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो उदाहरण मैंने जो दिए गए हैं, यहाँ बच्चा शब्द यह लिंग, वजन एवं कारक के अनुसार परिवर्तित हो गया। और ऐसे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है अविकारी शब्द। अविकार का मतलब है बिना कोई विकार या परिवर्तन के। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वजन एवं कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वे अपरिवर्तित रहते हैं, ऐसे शब्द ही अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तथा, धीरे, किंतु, परंतु, तेज, अधिक, वा आदि। जैसे हम इस प्रकार ऐसे शब्द जो है लिंग, वजन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं रखते, ऐसे शब्दों को ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो आगे हमें इन दोनों के भेद देखना है। विकारी शब्द के हिंदी में 4 भेद किए गए हैं। कौन कौन से हैं? विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। और अविकारी के भी 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये रहा शब्द विचार। तो यहाँ प्रयोग के आधार पर शब्द के जो 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी, उसमें से विकारी के जो पहला जो भेद है संज्ञा, उस पर हम अगले क्लास में विचार करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।